गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अभिनय सिंह तोमर और हम केमिस्ट्री की सीरीज में पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल को यानी कि आवर्त सारणी को। मुख्य रूप से जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था कि तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए ताकि उनके अध्ययन में आसान हो, यानी कि अध्ययन आसान हो, या फिर आप ये कह सकते हैं जो उनका अध्ययन है वो सरल और क्रमबद्ध हो सके। तो उसी की सीरीज में हम अगली वीडियो पढ़ने वाले हैं भाई। तो इस वीडियो में आप ध्यान रखें, हम पढ़ने वाले हैं दीर्घाकार दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही वाला टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही वाला टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान में जो लागू है, वर्तमान में जो लागू है वो यही आवर्त सारणी है। पीछे आप कई आवर्त सारणी पढ़ चुके हैं, लेकिन ना तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को आप प्रयोग करते हैं भाई, और ना ही मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का जो संशोधित रूप था यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, ना ही हम उसे पढ़ते हैं। हम किसे पढ़ते हैं वर्तमान में? हम पढ़ते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी जो वर्तमान में लागू है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो मैं आपको शुरू से समझाता हूं। अगर आपने पिछली सारी वीडियो पढ़ी है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है इसे समझने में, क्योंकि अगर पिछली वाली आपने वीडियो पढ़ी है तो अधिकांश चीजें उसी से मैच खाती हैं। इस सारणी की अधिकांश चीजें उसी वीडियो से मैच खाती हैं, यानी कि उसी आवर्त सारणी से। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और लास्ट में अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें भाई, और शेयर भी जरूर करें वीडियो को। देखते हैं, देखो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हम शुरू से बात कर रहे हैं भाई। सबसे पहले प्राउड की अवधारणा पढ़ी हमने। प्राउड ने क्या कहा? प्राउड के बाद हमने पढ़ा भाई डोवे रायनर ने क्या कहा? डोवे रायनर ने क्या कहा? डोवे रायनर के बाद हमने ये पढ़ा कि जो आपके न्यूलैंड थे, न्यूलैंड ने मुख्य रूप से तत्वों का विभाजन किस प्रकार से किया। न्यूलैंड के बाद हमने पढ़ा मेंडलीव को, या लोथर मेयर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई औचित्य नहीं है उनका। लोथर मेयर को हमने पढ़ा भाई। तो लोथर मेयर के बाद हमने पढ़ा मेंडलीव को पढ़ा। अभी देखो इनको क्यों लिख रहा हूं मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पूरा क्रम से एक बार में ही मैं आपको बता दूंगा, सही है। मेंडलीव के बाद आए मोजले, मेंडलीव के बाद आए मोजले। तो इन सभी वैज्ञानिकों की हमने पहले से परिकल्पना पढ़ी, और इससे भी पहले प्राउड से भी पहले एक परिकल्पना दी थी बर्जीलियस ने। किसने दी थी भाई? बर्जीलियस ने। तो देखो इन सभी ने विभाजन का यानी कि तत्वों के वर्गीकरण का जो स्वरूप अपनाया, जिससे कि तत्वों के अध्ययन को सरल और क्रमागत बनाया जा सके, वो क्या था? सबसे पहले अगर बर्जीलियस की बात करें तो इन्होंने दो भागों में बांट दिया तत्वों को, एक तो धातु और दूसरे अधातु। क्लियर है भाई? ये वाली बात आप पढ़कर आ चुके हैं। अगर प्राउड से लेकर डोवे रायनर और न्यूलैंड, मेंडलीव, इन सभी की बात करें तो इन सभी ने विभाजन के तरीके तो अलग अलग अपनाए, विभाजन के तरीके तो अलग अलग अपनाए, लेकिन विभाजन जो किया उसका मूल आधार क्या था भाई? उसका मूल आधार था परमाणु भार। उसका मूल आधार क्या था? परमाणु भार। तो आपको याद रखना है इन सभी वैज्ञानिकों ने तत्वों का जो विभाजन किया या भिन्न भिन्न प्रकार की आवर्त सारणी या अलग अलग जो नियम दिए, उनमें विभाजन का आधार क्या था? परमाणु भार। लेकिन मोजले ने पूरी परिकल्पना ही बदल दी। मोजले ने यह कह दिया कि परमाणु भार तत्वों का मुख्य लक्षण होता ही नहीं है भाई, अपितु क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और सारी धारणा बदलकर तत्वों का विभाजन किस आधार पर किया? तत्वों के परमाणु क्रमांक पर। इतना क्लियर है भाई? अब इसके बाद और वैज्ञानिक आए। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया भाई? तत्वों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उनके परमाणु क्रमांकों का और अध्ययन किया। तत्वों के परमाणु क्रमांकों का अध्ययन किया, तत्वों के गुणों का अध्ययन किया, और साथ ही साथ उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन किया। जब वैज्ञानिकों ने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानताएं हैं उन तत्वों के गुणों में भी समानताएं हैं। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानताएं हैं उन तत्वों के गुणों में भी समानताएं हैं। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखो
अगर हम लिथियम का परमाणु क्रमांक देखें कितना होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं आप 2 1। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का क्या होता है परमाणु क्रमांक 11, यानी कि 2 8 1। तो अंदर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है उससे मतलब नहीं है, हम केवल बाहर वाला देखते हैं। बाहर वाला कोष जो है, बाहर वाला जो कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 1, और लिथियम में भी कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनके गुणों में भी समानताएं पाई जाती है। जैसे आप पोटेशियम को देखेंगे 19 होता है भाई, 2 8 8 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अंदर कितने हैं, परमाणु क्रमांक क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से। तो इसके भी बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी से वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानताएं थीं, अर्थात जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान थीं उनके गुणों में भी समानता थी। तो अब जो तत्वों के विभाजन का आधार था वो बदलना पड़ा, पहले परमाणु क्रमांक, और अब ये जो विभाजन का आधार बनाएंगे वो बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब आपको याद रखना है जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, यानी कि जो वर्तमान में लागू आवर्त सारणी है, उसमें तत्वों के विभाजन का आधार क्या अपनाया है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है भाई। फिर देखो मैं पूरी बात आपको रिपीट करता हूं, जब तत्वों के गुणों का अध्ययन किया गया और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन किया गया तो यह चीजें स्पष्ट हुई कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान हैं उन तत्वों के गुणों में भी समानता थी, यानी कि तत्वों के गुण और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई ना कोई संबंध है। तत्वों के गुण और उनके परमाणु क्रमांक में कोई ना कोई संबंध है। जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी कि लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और उसके बाद फिर सोडियम, तो जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पुनरावृत्ति होती है। पहले हम गुणों की बात कर रहे थे, अब किसकी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन होता है। कैसे, 3 वाले परमाणु क्रमांक के बाहर वाले कोष में 1 है, जब आगे के तत्वों को रखने के बाद हम किस पर आते हैं 11 परमाणु क्रमांक वाले पर, तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल समान है। फिर आगे के तत्वों को रखने के बाद जब हम फिर लौट कर आते हैं तो पोटेशियम 19 परमाणु क्रमांक वाले भी तत्वों के बाह्यतम कोष में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी क्या होता है, रिपीटेशन एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, और इसी को कहते हैं हम आवर्तिता। किस नाम से जानते हैं भाई, आवर्तिता। तो याद रखेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में रिपीटेशन होता है, और इस रिपीटेशन को ही हम क्या कहते हैं भाई, आवर्तिता। क्लियर है इतना, तो आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद देखो ये जो आवर्त सारणी है इसके बारे में हमें 1-2 बातें देखनी है। जैसे देखेंगे, देखो 2-3 वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिक के नाम याद रखने हैं। जैसे एक है रॉस, जैसे रॉस, सही है, एक है बर्नर, एक है बोहर, या वैसे बोर लिखते हैं भाई ने और इंग्लिश में लिखते हैं बोर, सही है, तो बोर, और एक है बरी। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान है। जो वर्तमान में आप आवर्त सारणी देख रहे हैं उस आवर्त सारणी में बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान है, तो किसी एक पर्टिकुलर वैज्ञानिक का नाम हम नहीं ले सकते, तो आप इस बात को याद रखेंगे।
तो आप कह सकते हैं भाई रॉस, बर्नर, बोहर और बरी ने जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा, तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे रखा, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तो एक सारणी प्राप्त हुई। बढ़ते हुए क्रम में जब व्यवस्थित करा तो एक सारणी प्राप्त हुई, और इस सारणी को ही क्या कहा जाता है भाई, दीर्घाकार आवर्त सारणी। किस नाम से जानते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी, नहीं तो प्रावर्धित आवर्त सारणी, नहीं तो एक नाम और है बोर की आवर्त सारणी। किस नाम से जानते हैं, बोर की आवर्त सारणी। तो बोर की आवर्त सारणी क्यों कह रहे हैं, तो अगर आपने परमाणु का प्रारंभिक मॉडल शुरू की वीडियो देखी है तो मैंने बोर का परमाणु मॉडल पढ़ाया आपको। मैंने क्या पढ़ाया आपको, बोर का परमाणु मॉडल। और बोर ने ही ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं ये किसने बताए थे भाई, बोहर ने ही बताए थे। यानी कि बोर के नियम के अनुसार या बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार ही तत्वों के ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए हैं। तो चूंकि इस आवर्त सारणी में तत्वों को बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया गया, इसीलिए इस आवर्त सारणी का नाम क्या रखा गया है भाई, बोर की आवर्त सारणी, या फिर दीर्घाकार, या फिर प्रावर्धित आवर्त सारणी। तो आप समझ गए, प्रावर्धित आवर्त सारणी में तत्वों को किस हिसाब से रखा गया है, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानताएं हैं उन तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे थे, सबको कहां रख दिया गया, एक ही जगह रख दिया गया, एक ही वर्ग में रख दिया गया। तो ये लाइन क्लियर हो रही है। तो देखो बिल्कुल वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं जैसे शुरू से पढ़ते हुए आए हैं। हमने आवर्त सारणी पढ़ ली, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, फिर इसके गुण क्या हैं, और फिर इसके दोष क्या हैं। तो आपको आवर्त सारणी समझ में आ गई। अगर डेफिनेशन देखो फिर बता देता हूं, ये जो वैज्ञानिक हैं रॉस, बर्नर, बोर और बरी, इन्होंने तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जब व्यवस्थित किया तो एक सारणी प्राप्त हुई, और इस सारणी को ही हम क्या कहते हैं भाई, दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। और इसके प्रमुख लक्षण हैं, हेडिंग लिख दें, प्रमुख लक्षण। तो प्रमुख लक्षण क्या हैं, देखो ध्यान से समझेंगे। इस वाले वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं भाई, इस वाले वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इससे संबंधित बहुत सारे डेफिनेशन और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अगले वीडियो में मैं पूरी टेबल बनाऊंगा, पूरी आवर्त सारणी, और तब आपको पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा। लेकिन आप ध्यान दें, ये भी चीजें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी। ये थोड़ी सी आवर्त सारणी पूरी नहीं बनाई है मैंने, जितनी चीजें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केवल उतनी ही चीजों को मैंने यहां पर लिखा है। तो आप हेडिंग लिखें मुख्य लक्षण। देखो इसके मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहला मुख्य लक्षण, तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, या दो तरह से, एक तो खड़े कॉलम और दूसरे क्षैतिज कॉलम। तो तत्वों को दो भागों में, एक तो क्षैतिज कॉलम और दूसरे खड़े कॉलम। जो खड़े कॉलम हैं उनकी संख्या 18 है। खड़े कॉलम की संख्या कितनी है, 18, और जो क्षैतिज कॉलम हैं उनकी संख्या है आपकी 7। दो बातें क्लियर। जो खड़े कॉलम हैं उनकी संख्या है 18, और जो क्षैतिज कॉलम है आप देख ही रहे हैं। देखो क्षैतिज कॉलम ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7। क्षैतिज कॉलम कितने हैं, 7। और इस प्रकार से जब गिनेंगे तो 1 से लेकर 18 तक है। कितने हैं, 1 से लेकर 18 तक। बीच के स्केप कर दिए हैं मैंने, तो उन्हें हमें नहीं पढ़ना था, इसलिए लिखे भी नहीं भाई मैंने। क्लियर है। तो ये दो बात समझ में आ गई। जो खड़े कॉलम हैं उन्हें वर्ग के नाम से जाना जाता है। जो खड़े कॉलम हैं उन्हें वर्ग के नाम से या फिर ग्रुप कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं भाई, ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। और जो पड़े कॉलम हैं यानी कि जो क्षैतिज कॉलम हैं उन्हें आवर्त के नाम से जानते हैं, या फिर
पीरियड के नाम से जानते हैं, आवर्त या फिर पीरियड। तो दो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे भाई। अगला देखेंगे, देखो जब एक आवर्त के बाद तत्व दूसरे नए आवर्त में प्रवेश करता है, जब एक आवर्त के बाद, अगला बिंदु देख रहे हैं हम, जब एक आवर्त के बाद तत्व दूसरे नए आवर्त में प्रवेश करता है तो उसमें एक नया कोष जुड़ जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं तब उसके बाह्यतम कोष की मुख्य क्वांटम संख्या एक अंक बढ़ जाती है। कैसे, आप समझें। देखो अगर पहले आवर्त की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है या ये होता है बस, यानी कि कौन सा कोष है, केवल के। अगर लिथियम का देखें तो लिथियम का कितना होता है भाई 3, तो इसका कितना होता है 2,1, तो इसमें एक कोष बढ़ा या नहीं। अरे पहले आवर्त से, यही लाइन तो मैं आपको लिखा रहा हूं, जब एक आवर्त से दूसरे नए आवर्त में प्रवेश करते हैं तो एक कोष की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है अगले कोष में प्रवेश करता है। क्लियर है भाई। देखो यहां पर देख भी सकते हैं, पहले वाले में के में और के बाद एल, के बाद एल में। अगर तीसरे वाले में देखें तो के एल अब किस में प्रवेश करना चाहिए, एम में। तो देखेंगे, देखो सोडियम का कितना होता है भाई 11, तो 2, 8, 1, यानी कि के एल एम, के एल एम, तो अगले में बढ़ गया। अगर पोटेशियम का देखें तो पोटेशियम का कितना होता है 19, तो आप देख सकते हैं 8, 8, 1, यानी कि के एल एम एन। और आप जानते हैं कि के लिए स्मॉल एन यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होता है, इसके लिए 1 और इसके लिए 2, 1 2 3, 1 2 3 4, 2 3 4। तो मुख्य क्वांटम संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, जब तत्व मतलब जब एक आवर्त से दूसरे आवर्त में हम जाते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एक नए कोष में प्रवेश करता है, अर्थात प्रत्येक नए आवर्त के साथ बाह्यतम कोष की मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ जाती है। जैसे पहले वाले कोष में 1 थी, दूसरे वाले में 2 हो गई बाह्यतम कोष की, तीसरे वाले में 3 हो गई, चौथे वाले में 4, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है 7। क्यों, क्योंकि आवर्त कितने हैं 7। अब तो ये बात क्लियर हुई होगी। अगला देखो, अगला बिंदु देखते हैं हम। अगला बिंदु ये है कि प्रत्येक तत्व, इस आवर्त सारणी का प्रत्येक प्रथम तत्व क्षार धातु है। ये पहले वर्ग में क्षार धातु को रखा गया है। तो ये वाली बात तो हमने पहले भी पढ़ी थी भाई कि प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु और अंतिम तत्व अक्रिय गैस। कैसा होता है भाई, अंतिम तत्व अक्रिय गैस। तो आप देख सकते हैं ये सब अक्रिय गैस हैं। पहले वाले वर्ग में, यानी कि पहला आवर्त शुरू करा आपने तो हाइड्रोजन, दूसरा आवर्त लिथियम क्षार धातु है, सोडियम क्षार धातु, चौथा आवर्त शुरू करेंगे पोटेशियम से ही तो शुरू करेंगे क्योंकि पहला वर्ग है भाई, पांचवा शुरू करेंगे रुबिडियम से। तो ये सारे क्षार धातु, यानी कि प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु और अंतिम तत्व क्या होता है अक्रिय गैस। लेकिन इसका एक अपवाद है, पहले वाले में ये फॉलो नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्षार धातु नहीं होता है। क्लियर है। अगली देखेंगे, देखो अगला हम देखेंगे अगले बिंदु में कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की जो संख्या होती है, प्रत्येक आवर्त में तत्वों की जो संख्या होती है उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित ऑर्बिटलों की संख्या के बराबर होती है। ऑर्बिटलों की संख्या के बराबर होती है। ये चीज थोड़ी सी टफ लगेगी आपको। देखो मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं भाई, सही है। नहीं तो ये चीजें रटते रटते बच्चे पागल हो जाते हैं। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो एक मैजिक नंबर होता है जादुई संख्याएं, नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। जादुई
संख्या या फिर मैजिक नंबर, मैजिक नंबर क्या होते हैं? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ये मैजिक नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? मैजिक नंबर। और इसे देखो सीधा लिखो आप, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इन्हें मैजिक नंबर कहा गया। और यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होता है। पहले वाले कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में 32। तो इनका रिपीटेशन करना है बस, इनका रिपीटेशन, यानी कि 2 बार 8, 2 बार 18 और 2 बार 32। अरे शुरू में ही हमने पढ़ा है परमाणु मॉडल में कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। तो पहले कोष के लिए 2, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 18 और चौथे के लिए होती है 32। तो आप देख सकते हैं पहले वाले कोष में मैक्सिमम कितने तत्व होंगे? 2। ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल याद रखना, पूछा जाता है कि पहले आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। तो ये गिनती है बिल्कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहले आवर्त में जो तत्व हैं टोटल 2, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में है 8, लिथियम, बेरिलियम और बीच के मैंने काट दिए हैं। 13वें में है देखो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो टोटल कितने हैं? 8। इसमें है 18, 18, 32, 32। तो ऐसे ही याद रखो, जब मैं आपको पूरी आवर्त सारणी लिखाऊंगा तब पूरा डिटेल में बताऊंगा। क्लियर है भाई? तो अभी इतना ही याद रखना है। इसके बाद अगला बिंदु है छठे और सातवें तत्व। छठे और सातवें आवर्त में कितने कितने हैं? 32, 32। लेकिन इनके 14 तत्व, छठे आवर्त के 14 तत्व नीचे लेंथेनाइड श्रेणी में रखे हैं और इसके 14 तत्व कहां रखे हैं? एक्टिनाइड श्रेणी में। तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद रखना है। अगला बिंदु आप लिख सकते हैं कि आवर्त 6 में लेंथेनम La 57 से आगे के 14 तत्व, 57 से आगे के 14 तत्व इस तरह से आप लिख दो। नहीं तो ये लिख सकते हैं Ce 58 से Lu 71 के बीच के तत्व लेंथेनाइड श्रेणी में रखे गए हैं, जो आवर्त सारणी के नीचे रखी है। और इनके तत्वों को किस नाम से जानते हैं? लेंथेनॉइड। हर बात नहीं लिख रहा क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाई। क्लियर है? तो पिछली वीडियो आप पढ़ना, अधिकांश चीजें उसी पर बेस्ड हैं। अगला देखेंगे 7वें आवर्त में एक्टिनियम 89, एक्टिनियम 89 से आगे के 14 तत्व, से आगे के 14 तत्व यानी कि TH90 से लेकर Lr लॉरेंसियम 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया है। इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व या एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। अगर आपको याद हो तो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को एक नाम से और जाना जा रहा था। इस श्रेणी के तत्वों को हम किस नाम से जानते हैं? रेयर मृदा तत्व, रेयर मृदा तत्व। और इन दोनों को यानी कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को किस नाम से जानते हैं भाई? अंतः संक्रमण तत्व के नाम से। तो ये सारी वीडियो में हम पढ़ चुके हैं भाई पहले। तो ये वाली बात बताओ आप सभी को क्लियर है या नहीं? तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ प्रमुख प्रॉपर्टी हैं आपकी किसकी? दीर्घाकार आवर्त सारणी की। अब इसके प्रमुख गुण पढ़ लेते हैं, यानी कि प्रमुख लाभ क्या हुए। तो लाभ के बारे में अब हमें नहीं लिखना भाई, क्योंकि वही लाभ हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों का अध्ययन सरल और क्रमागत हो गया। इसकी सहायता से तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार के निर्धारण में हमें सहायता मिली। इस आवर्त सारणी की सहायता से जो समस्थानिक हैं और संभारिक हैं उनका निर्धारण करने में भी हमें सहायता मिली।
और इस सारणी की सहायता से वो सारी समस्याएं हमारी दूर हो गई, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक ही वर्ग में दो उपवर्ग हुआ करते थे और चौथे, पांचवें और छठे, चौथे, पांचवें और छठे में दो दो आवर्त सारणियां थी, जिन्हें दो दो श्रेणियां थी, जिन्हें सम और विषम श्रेणियां कह रहे हैं। मेरी बात आपको तभी समझ में आएगी जब आपने पिछली वाली वीडियो देखी है, क्योंकि उसी वीडियो के कुछ दोष उस वीडियो में, या फिर जो आधुनिक आवर्त सारणी थी मेंडलीव की, उसमें जो दोष थे उन्हें इसमें दूर कर दिया गया। क्या दोष थे भाई? कि प्रत्येक आप वर्ग में दो उपवर्ग हुआ करते थे, उपवर्ग ए और बी, वो इसमें खत्म कर दिए गए। क्लियर है? और प्रत्येक चौथे आवर्त, पांचवें और छठे, इनमें दो दो श्रेणियां हुआ करती थी, जिन्हें सम और विषम श्रेणियां कहा करते थे, उन्हें इसमें दूर कर दिया गया। तो ये हमें कुछ प्रॉफिट हुए इसके। क्लियर है भाई? अब इसके प्रमुख दोष क्या हैं? तो इसके जो प्रमुख दोष हैं वो आपको लिख लेने हैं। इसके जो प्रमुख दोष हैं वो आपको लिख लेने हैं। दो ही दोष याद रखने हैं बस। पहला दोष है कि लैंथेनाइड तत्व और एक्टिनाइड तत्व, लैंथेनाइड तत्व और एक्टिनाइड तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ना होना। लैंथेनाइड तत्व और एक्टिनाइड तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ना होना। क्यों? क्योंकि इन्हें आवर्त सारणी से बाहर रखा गया। एक तो ये, और दूसरा सबसे प्रमुख दोष इसका ये है कि हाइड्रोजन को इन्होंने क्षार धातुओं के साथ भी रखा है और अस्थायी रूप से हाइड्रोजन को इन्होंने हैलोजन के साथ भी रखा है। तो हाइड्रोजन का पूरे आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान तय ना होना, हाइड्रोजन का इस आवर्त सारणी में एक जगह स्थान निश्चित ना होना, इस आवर्त सारणी का एक प्रमुख दोष है। इस आवर्त सारणी का एक प्रमुख दोष है। तो हमें केवल यही बात याद रखनी है। क्लियर है? तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इससे आगे की थोड़ी सी और बातें हैं वो हम कर लेते हैं, बाकी की उसकी डिटेल पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। क्लियर है भाई? जैसे इस आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, इस आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उन्हें चार भागों में बांट दिया गया है। उन्हें कितने भागों में बांट दिया गया है भाई? चार भागों में। तो आप लिख सकते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी में उपस्थित जो तत्व हैं उन्हें कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? चार। पहले हैं एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व। दूसरे हैं पी ब्लॉक के तत्व। तीसरे हैं डी ब्लॉक के तत्व और चौथे हैं एफ ब्लॉक के तत्व। तो कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में, एस, पी और डी। और आपको अच्छी तरह से याद होगा एस, पी, डी और एफ, एस, पी, डी और एफ, ये क्या हुआ करते थे? उपकोष। क्या हुआ करते थे? उपकोष। और इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हुआ करते थे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, 6, 2, 6 और ये डी है, इसमें 10 और एफ में कितने हुआ करते थे? 14। और एफ में कितने हुआ करते थे? 14। तो बस इसी से आप याद रख सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आपबाउ के नियम के अनुसार, तो जिन तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो आपबाउ के नियम के अनुसार क्या होगा? sp_df 1s2 2s1, 1s2 2s1। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन अंतिम है, तो किस में जा रहा है भाई? s ऑर्बिटल में। तो इसीलिए ये तत्व होगा s ब्लॉक का। तो s ब्लॉक में पहले और दूसरे वर्ग को, s ब्लॉक में पहले और दूसरे वर्ग को रखा गया है, पहले और दूसरे वर्ग को। क्लियर है? इसके बाद यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व का किस ऑर्बिटल में चला जाए? p ऑर्बिटल में, तो उसे हम p ब्लॉक का तत्व कहते हैं। जैसे फ्लोरीन को आप देख सकते हैं, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, तो लिखना भाई 1s2 2s2 2p5, कितना होता है? 9।
तो देखो 2 4 और 5 9, तो 9वां इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, p में। तो इसीलिए किस आवर्त का तत्व होगा, किस ब्लॉक का तत्व होगा, p ब्लॉक का। और इसमें टोटल कितने वर्ग हैं भाई, टोटल देखो p मतलब 13 14 15 16 और 17, तो ये सारे के सारे 16 17 और 18 ये सारे के सारे कहां रखे गए हैं भाई, p ब्लॉक में। तो मैं लिख देता हूं, देखो p ब्लॉक में कौन कौन से हैं, 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी कि 12 नहीं है भाई, 13 से हैं। कहां से हैं, 13। टोटल कितने हैं, 6 वर्ग। तो याद रखेंगे इसमें कितने वर्गों को, अरे टोटल 18 वर्ग हैं। 18 वर्ग में से 2 एस ब्लॉक में रख दिए गए हैं, यानी कि पहले और दूसरे वर्गों के तत्वों को आप एस ब्लॉक का तत्व कहेंगे। इसके बाद जो 13वें 14वें 15वें 16वें 17वें 18वें वर्ग हैं उन्हें पी ब्लॉक का कहा गया है। और बीच के जितने भी बचे, पहला और दूसरा तो एस ब्लॉक, ये कौन से हो गए आपके, एस ब्लॉक के। और ये सारे के सारे इधर कितने हो गए आपके, पी ब्लॉक। तो बीच में जो बचे वो कहलाते हैं डी ब्लॉक। कहां से, 12 से 13 से 3 से लेकर 12 वर्ग तक, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को आप क्या कहते हैं, डी ब्लॉक का तत्व। और नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में रखे गए तत्वों को एफ ब्लॉक का। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने देखा है। अगली वीडियो में मैं पूरी इसकी डिटेल बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं भाई तो अगली वीडियो देखना नहीं भूलें। ये जितनी भी चीजें बिल्कुल ओरल बताई हैं पूरी डेप्थ में मैं आपको समझाऊंगा। आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।